मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा दिखता होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम, हाँ, अच्छा टर्म है। इमेजिन करो कि लाइफ के लिए एक ब्लूप्रिंट हो, एक तरह का एंशिएंट जीपीएस जो बताए कि क्या करना है, कब और क्यों। बिल्कुल। हम सब ने धर्मा और कर्मा जैसे शब्द सुने हैं ना? हाँ, बहुत सुने। पर यार ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक बहुत बड़े इंटरकनेक्टेड डिजाइन का हिस्सा है। एग्जैक्टली। और आज हम उसी ग्रैंड डिजाइन को एक्सप्लोर करने वाले हैं। ये एक बड़ा टॉपिक है, तो बकल अप। ओके। हम पुरुषार्था से शुरू करेंगे, यानी लाइफ के 4 मेन गोल्स। फिर देखेंगे वर्णाश्रमा, मतलब लाइफ की 4 स्टेजेस। अच्छा। और कॉन्सेप्ट्स जैसे ऋणा, वो सोशल डेट्स जिनके साथ हम पैदा होते हैं, और यूनिवर्सल लॉ ऑफ कर्मा और रीबर्थ को भी अनपैक करेंगे। ओके, लेट्स अनपैक दिस। और ये तो सिर्फ फिलोसॉफिकल हाफ है। उसके बाद हम सोशल स्ट्रक्चर में जाएंगे, हम जॉइंट फैमिली की बात करेंगे, और फिर सबसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक द कास्ट सिस्टम। राइट। हम उसके फीचर्स, ओरिजिन थ्योरीज, वर्ना वर्सेस जाति का डिफरेंस, कॉन्सेप्ट्स जैसे डोमिनेंट कास्ट, कास्ट मोबिलिटी और जजमानी सिस्टम सब कवर करेंगे। बेसिकली एक कंप्लीट ब्लूप्रिंट। चलो शुरू करते हैं। टॉपिक 1, पुरुषार्था, द 4 एम्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। द ब्रॉड माइक्रो थीम इज द फिलॉसफी एंड गोल्स ऑफ लाइफ। तो पुरुषार्था असल में है क्या? सिंपल टर्म्स में ये एक कंप्लीट लाइफ के लिए फ्रेमवर्क है। ये हमारे डिजायर्स को हमारे स्पिरिचुअल गोल्स के साथ बैलेंस करता है। अच्छा। ये गोल्स हैं धर्म, अर्थ, कामा और मोक्षा। राइट। लाइफ को एक वीडियो गेम की तरह सोचो। ओके, आई लाइक दैट। धर्म है रूल बुक, अर्थ है रिसोर्सेज कलेक्ट करना और अपनी दुनिया बनाना, कामा है गेम को रिस्पॉन्सिबली एंजॉय करना, और मोक्षा है फाइनल लेवल, अल्टीमेट लिबरेशन। कूल ना? ये एनालॉजी बहुत मस्त है। तो चलो कॉल लॉजिक की बात करते हैं। धर्मा, जैसा पीवी केन ने कहा, किसी के राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में है, एक एथिकल फाउंडेशन। सही। अर्था है एक्विजिटिव इंस्टिंक्ट, वेल्थ, पावर। और कामा है लाइफ की इमोशनल एस्थेटिक साइड। राइट। पर गेम का एक क्रिटिकल रूल है, अर्था और कामा धर्मा से रेगुलेट होने चाहिए। अच्छा, मतलब वेल्थ ग्रीड के लिए नहीं है, वो सोशल ऑब्लिगेशंस को पूरा करने का एक जरिया है। ओके। और कामा सिर्फ लस्ट नहीं है, ये एथिकल बाउंड्रीज के अंदर लाइफ को एंजॉय करना है। जब तुम इस बैलेंस को मास्टर कर लेते हो, तभी तुम फाइनल लेवल मोक्षा तक पहुंच सकते हो। रुको, तो अर्था का मतलब सिर्फ अमीर बनना नहीं है जो आज की लाइफ में लगता है? बिल्कुल नहीं। सोर्सेज में की फ्रेज है बाय राइचियस मीन्स। ये फैमिली और सोसाइटी को सपोर्ट करने के लिए, वेल्थ जनरेट करने के बारे में, पर्सनल ग्रीड के लिए नहीं। अच्छा, ये एक टूल है, एंड गोल नहीं। एग्जैक्टली, समझे? और इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कोई हायरार्की है? डेफिनेटली। धर्म सेंट्रीपिटल फोर्स है, वो सब कुछ एक साथ रखता है। उसके बिना अर्थ ग्रीड बन जाता है, और कामा लास्ट, पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाता है। तो तुम पहले 3 लेवल स्किप करके सीधे मोक्षा के लिए एम नहीं कर सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं। टेक्स्ट क्लियर है, मोक्ष सिर्फ पहले 3 के हार्मोनियस कोऑर्डिनेशन से ही अचीव होता है। ये एक जर्नी है दोस्त, शॉर्टकट नहीं। इसका ऑर्डर याद कैसे रखें? कोई क्विक टिप? बड़ा लॉजिकल प्रोग्रेशन है। पहले तुम लाइफ के रूल सीखते हो, धर्मा। फिर तुम रिसोर्सेज से अपनी लाइफ बिल्ड करते हो, अर्था। राइट। तुम उस लाइफ को रिस्पॉन्सिबली एंजॉय करते हो, कामा। और फाइनली तुम अल्टीमेट पीस, मोक्ष सीख करते हो। तो धर्मा के बिना बाकी 2 एक्चुअली डेंजरस है। एग्जैक्टली। धर्मा एथिकल जीपीएस है, उसके बिना तुम बस रेकलेसली ड्राइव कर रहे हो। गॉट इट। नाउ पॉज एंड प्रैक्टिस सेइंग दिस पार्ट अलाउड। Dharma regulates Artha and Kama for the ultimate goal of moksha. In short, Purushartha is the 4-pillared framework for a complete and balanced human life. Okay, ये समझ आया। तो अगर पुरुषार्था what है, तो when क्या है? ये हमें टॉपिक 2 पर लाता है, वर्णाश्रमा, the ideal social organization. The broad micro theme is the stages and structure of life. हाँ, बिल्कुल। वर्णाश्रमा 4 गोल्स पुरुषार्थास को लाइफ के 4 स्टेजेस या आश्रम से जोड़ता है। ये एक इंडिविजुअल की जर्नी का आइडियल रोड मैप है। like a school curriculum for life. परफेक्ट। पहला है ब्रह्मचार्य, स्टूडेंट स्टेज, 25 की एज तक। दूसरा गृहस्था, हाउस होल्डर स्टेज, 50 तक। तीसरा वनप्रस्था, एक सेमी रिटायरमेंट या कंसल्टिंग स्टेज। और फाइनली संन्यासा, कंप्लीट डिटैचमेंट, सिर्फ मोक्ष की तलाश। तो ब्रह्मचर्या में तुम एक स्टूडेंट हो, गुरु के साथ सीख रहे हो, पर गृहस्था में सारा एक्शन लगता है। यही तो कोर है। गृहस्था स्टेज में ही तुम एक्चुअली धर्मा, अर्था और कामा को प्रैक्टिस करते हो। राइट। शादी करना, कमाना, फैमिली को सपोर्ट करना, और सबसे इंपॉर्टेंट अपने सोशल डेट्स या ऋणास को रीपे करना, जिस पे हम आगे आएंगे। अच्छा। वनप्रस्था एक ट्रांजिशन है, तुम धीरे धीरे डिटैच होते हो, मे बी कम्युनिटी के लिए कंसल्टेंट या टीचर की तरह एक्ट करते हो। और संन्यासा फाइनल रेनुंसिएशन है। पर क्या ये स्टेजेस कंपल्सरी थी? बहुत रिजिड लगता है। ये आइडियल पाथ था, एक फुल लाइफ के लिए एक प्रिस्क्रिप्शन। ऑफ कोर्स सब लोग इसे परफेक्टली फॉलो नहीं करते थे। ओके। तो गृहस्था स्टेज इतना क्रूशियल क्यों है? क्योंकि वो बाकी सारे स्टेजेस को सपोर्ट करता है। हाउस होल्डर ही वेल्थ और नॉलेज प्रोड्यूस कर रहा है, स्टूडेंट्स हर्मिट्स और एसेटिक्स को सपोर्ट कर रहा है। सोसाइटी का इंजन इस मॉडल में। एग्जैक्टली। और वानप्रस्था में लोग बस जंगल में गायब नहीं हो जाते थे। नहीं, उन्हें सीनियर एडवाइजर्स या मेंटर्स की तरह सोचो। उन्होंने एक्टिव इकोनॉमिक लाइफ से विड्रॉ कर लिया था, पर कम्युनिटी के लिए वो अभी भी विजडम का एक रिसोर्स थे। तो आज हम ये सिस्टम फॉलो क्यों नहीं करते? मॉडर्न लाइफस्टाइल्स इन नीड स्टेजेस में फिट नहीं बैठती। ज्यादातर लोग गृहस्था लूप में फंस गए हैं। सही बात है। अर्था और कामा इतने डोमिनेंट हो गए हैं कि डिटैचमेंट और मोक्षा के स्टेजेस अब बहुत दूर लगते हैं। स्टूडेंट स्टेज के लिए इनिशिएशन सेरेमनी का नाम क्या था? वो थी उपनयना, द सीक्रेट थ्रेड सेरेमनी। उससे ब्रह्मचर्या की शुरुआत होती थी। और अंत होता था एक सेरेमोनियल बात से, जिसे स्नाना कहते थे। ओके, लेट्स रिहर्स। द 4 आश्रमास आर ब्रह्मचर्या,
गृहस्था, वनप्रस्था एंड संन्यासा। In short, Varnashrama connects the stages of life to the goals of life, creating a path from materialism to spiritualism. तुमने गृहस्था स्टेज में डेट्स रीपे करने की बात की, ये इंटरेस्टिंग लग रहा है। लेट्स डाइव इनटू टॉपिक 3, ऋणा, द डेट्स वी आर बॉर्न विद। And the broad micro theme is the concept of social debts. हाँ, ये एक पावरफुल आइडिया The है। concept of ऋणा ये बताता है कि हम ब्लैंक स्लेट्स की तरह पैदा नहीं होते। अच्छा, हम रिश्तों के एक वेब में पैदा होते हैं, एक लाइफ स्टार्टअप पैक के साथ जिसमें कुछ IOUs होते हैं। IOUs। हाँ, तुम गॉड्स के कर्जदार हो, अपने टीचर्स के, अपने एंसेस्टर्स के और ह्यूमैनिटी के। मोक्षा के लिए इन डेट्स को क्लियर करना एसेंशियल है। ये तो मॉडर्न इंडिविजुअलिज्म का एक प्रोफाउंड काउंटर नैरेटिव है। तो ये डेट्स है क्या? ओरिजिनली 3 थे। देव ऋणा, डीटीज का डेट रिचुअल से रीपे होता है। ओके। ऋषि ऋणा, सेजेस का डेट फॉर नॉलेज, उसे सीख कर और शेयर करके रीपे होता है। और पितरा ऋणा, एंसेस्टर्स का डेट, बच्चे पैदा करके और लीनेज को आगे बढ़ाकर रीपे होता है। और बाद में 2 और ऐड हुए, राइट? हाँ, जिससे पता चलता है कि कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ। अतिथि ऋणा, अ डेट टू ह्यूमैनिटी, हॉस्पिटैलिटी से रीपे होता है। और भूता ऋणा, अ डेट टू नेचर, सभी लिविंग बींग्स। और ये सारे डेट्स गृहस्था स्टेज में ही रीपे करने होते हैं। मोस्टली हाँ, वो लाइफ का सबसे एक्टिव फेज है जहां तुम सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हो, नॉलेज पास ऑन कर रहे हो और नेक्स्ट जनरेशन को रेज कर रहे हो। वो रीपेमेंट फेज है लाइफ का। एग्जैक्टली। ऋषि ऋणा कैसे रीपे करते हैं? बस टीचर्स को थैंक्स बोलकर? उससे कहीं ज्यादा गहरा है। रियल रीपेमेंट है नॉलेज को मास्टर करना और फिर उसे पास ऑन करना। अच्छा। नॉलेज को अपने तक रखना डेट रीपे करने में फेल होना है। यू पे इट फॉरवर्ड। और ये पिंडदान की ट्रेडिशन किससे रिलेटेड है? वो डायरेक्टली पितृ ऋणा रीपे करने से रिलेटेड है। अ डेट टू वन्स एंसेस्टर्स, एक स्पेसिफिक रिचुअल परफॉर्मेंस। तो अतिथि एंड भूता ऋणा ओरिजिनल कॉन्सेप्ट का हिस्सा नहीं थे? ये तो फैसिनेटिंग है। गुड क्वेश्चन। इससे पता चलता है कि एथिकल फ्रेमवर्क स्टैटिक नहीं था। ये ह्यूमैनिटी और एनवायरनमेंट की तरफ ब्रॉडर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इंक्लूड करने के लिए एक्सपैंड हुआ। सोचो जरा, ये आज रेलेवेंट कैसे है? काफी एंशिएंट लगता है। एक मी फोकस दुनिया में ऋणा हमें वी की याद दिलाता है। सही। ये हमारी इंटरकनेक्टेडनेस और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में है। ओके, लेट्स प्रैक्टिस सेइंग द 5 ऋणास। देवा, ऋषि, पितरा, अतिथि एंड भूता। In short, the concept of Rina teaches that a meaningful life is not just about taking, but about giving back and fulfilling our duties. ओके, लाइफ के ब्लूप्रिंट से लेकर उस यूनिवर्सल लॉ तक जो इसे गवर्न करता है। टॉपिक 4, कर्मा एंड रीबर्थ। The broad micro theme is the law of consequence. राइट। कर्मा कॉज एंड इफेक्ट का अल्टीमेट लॉ है। तुम्हारा प्रेजेंट तुम्हारे पास से शेप होता है और तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे प्रेजेंट से शेप होगा। एक कॉस्मिक क्रेडिट स्कोर की तरह। एग्जैक्टली। गुड डीड्स पॉइंट्स ऐड करते हैं, बैड डीड्स डिडक्ट करते हैं। और ये स्कोर अगली लाइफ की कंडीशंस डिसाइड करता है। बिल्कुल। एंड रीबर्थ या पुनर्जन्म, ये आइडिया है कि सोल इमॉर्टल है और डेथ के बाद एक न्यू बॉडी में ट्रांसमाइग्रेट करती है। लाइफ, डेथ और रीबर्थ का ये साइकिल संसारा साइकिल कहलाता है। तो इस साइकिल से बचते कैसे हैं? काफी एग्जॉस्टिंग लगता है। एग्जैक्टली। गोल ही एस्केप करना है। तुम ऐसा कर्मा को ट्रांसेंड करके करते हो जो तब होता है जब तुम मोक्षा अचीव करते हो। जैसा एस राधाकृष्णन ने कहा, कर्मा का लॉ फेट के बारे में नहीं है, ये तुम्हें सेल्फ अवेयरनेस और कंट्रोल देता है। ये तुम्हें साइकिल तोड़ने के लिए एक मॉरल लाइफ लीड करने को मोटिवेट करता है। तो कर्मा सिर्फ अगली लाइफ के बारे में है? नहीं, सिर्फ वो नहीं, ये एक कंटिन्यूअस चेन है। तुम्हारे एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस अभी इसी लाइफ में भी होते हैं और फ्यूचर में भी। ये एक अनब्रोकन फीडबैक लूप है। तो क्या रीबर्थ एक पनिशमेंट है? जरूरी नहीं, ये एक साइकिल है जिसे तुम्हारा कॉस्मिक क्रेडिट स्कोर रेगुलेट करता है। अच्छा। ये सोल को लर्न, इवॉल्व और अल्टीमेटली लिबरेशन अचीव करने के मल्टीपल चांसेस देता है। तो अगर मैं अच्छे काम करूं तो क्या मुझे एक अच्छी अगली लाइफ गारंटीड है? टेक्स्ट्स कहते हैं कि तुम्हारे अच्छे कामों का फल अच्छा भविष्य होगा। हाँ, पर अल्टीमेट गोल सिर्फ एक बेहतर लाइफ पाना नहीं है, बल्कि लाइफ एंड डेथ के गेम से पूरी तरह फ्री होना है। क्या संसारा साइकिल एंडलेस है? हो सकता है, पर होना जरूरी नहीं है। धर्मा का पाथ, राइचियस एक्शन और सेल्फ रियलाइजेशन का पाथ ही बाहर निकलने का रास्ता है। तो मोक्षा संसारा साइकिल के लिए अल्टीमेट गेम ओवर स्क्रीन है। और परफेक्ट एनालॉजी। हाँ, ये रीबर्थ के साइकिल से फाइनल लिबरेशन है। ग्रेट। नाउ प्रैक्टिस सेइंग दिस। द samsara cycle is regulated by karma and can only be escaped through moksha. क्या हो? इंडिविजुअल फिलॉसफी से फैमिली यूनिट की तरफ स्विच करते हैं। टॉपिक 5, द जॉइंट फैमिली। The broad micro theme is family structure and its dynamics. हाँ, इरावती कार्वे ने एक क्लासिक फंक्शनल डेफिनेशन दी। एक जॉइंट फैमिली एक ग्रुप है जो एक कॉमन रूफ के नीचे रहता है, एक कॉमन किचन शेयर करता है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज पूल करता है और उनका एक कॉमन प्लेस ऑफ वर्शिप होता है। पर यहाँ एक बहुत बड़ी डिबेट है, क्या जॉइंट फैमिली खत्म हो रही है? मैंने सुना है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन इसे तोड़ रहे हैं। हाँ, ये थियरी काफी समय तक डोमिनेंट थी, पर एक स्ट्रॉन्ग काउंटर आर्गुमेंट है। अच्छा। योगेंद्र सिंह ने पॉइंट आउट किया कि जॉइंट फैमिली एक वेस्टर्न लेंस है। इंडिया में फैमिली का कल्चरल आइडियल ही जॉइंट फैमिली है। डिफॉल्ट सेटिंग। एग्जैक्टली। और रीसेंट डेटा इसे सपोर्ट करता है। AM शाह की स्टडी और 2011 सेंसस ने भी दिखाया है कि जॉइंट फैमिलीज एक्चुअली अर्बन एरियाज में बढ़ी हैं। एक मिनट, शहरों में बढ़ी हैं?
क्यों? बहुत प्रैक्टिकल रीजंस की वजह से, बढ़ती लैंड कॉस्ट्स की वजह से साथ रहना सेंसिबल है। राइट। और शहर की क्योस भरी लाइफ में जॉइंट फैमिली बहुत साइकोलॉजिकल और फाइनेंशियल सिक्योरिटी देती है। जैसे चाइल्ड केयर के लिए ये अडेप्ट कर रही है, मर नहीं रही। तो एक स्ट्रक्चरल और एक फंक्शनल डेफिनेशन में क्या अंतर है? स्ट्रक्चरल का मतलब है कि 3 जनरेशंस को फिजिकली एक साथ रहना होगा। फंक्शनल, जैसे कार्वे की डेफिनेशन, शेयर्ड एक्टिविटीज और सपोर्ट पर फोकस करती है, भले ही वे सब एक छत के नीचे न रहें। अच्छा। वे अभी भी पैसे पूल कर सकते हैं और एक जॉइंट यूनिट की तरह फंक्शन कर सकते हैं। अर्ली सोशियोलॉजिस्ट ने ये गलत क्यों समझा? उन्होंने एक यूरोपियन मॉडल अप्लाई किया। यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन से एक्सटेंडेड फैमिली टूट गई। उन्होंने अज्यूम किया कि इंडिया में भी वही होगा, पर उन्होंने यहाँ कल्चरल आइडियल की स्ट्रेंथ को अंडर एस्टिमेट किया। तो 2011 सेंसस डेटा एक बड़ी बात है। ये एक ह्यूज काउंटर पॉइंट है। ये बताता है कि जॉइंट फैमिली एक रेजिलिएंट और एडेप्टिव यूनिट है, पास्ट का कोई फ्रिजाइल रेलिक नहीं। Okay, time for practice. Rehearse saying this. The joint family in India is not dying, it is adapting to modern challenges. In short, despite predictions of its decline, the Indian joint family persists as both a cultural ideal and a practical support system. Alright, here we go, the big one. Topic 6. Characteristics of the Indian caste system. The broad micro theme is understanding social stratification. हाँ, कास्ट शब्द कास्ता से आया है, जिसका मतलब है स्ट्रैटिफिकेशन का एक सिस्टम। और इसे समझने के लिए हमें जीएस घुरिये के क्लासिक वर्क को देखना होगा। okay. उन्होंने 6 की फीचर्स लिस्ट किए, पर वे सब एक कोर आइडिया की तरफ पॉइंट करते हैं। लाइफ के हर एस्पेक्ट के थ्रू एक रिजिड सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना। एक सिंगल कोर आइडिया, इससे आसान हो जाता है। तो वो फीचर्स क्या हैं? पहला, सेगमेंटल डिवीजन। सोसाइटी वाटरटाइट कंपार्टमेंट्स या कास्ट्स में बटी हैं। दूसरा, हायरार्की। ये कंपार्टमेंट्स टॉप टू बॉटम रैंक्ड हैं। राइट। तीसरा, रिस्ट्रिक्शंस ऑन फीडिंग एंड सोशल इंटरेक्शन, प्योरिटी और पोल्यूशन के आइडियाज पर बेस्ड। चौथा, इंडोगमी। आपको अपनी कास्ट के अंदर ही शादी करनी होगी। पांचवा, अ फिक्स्ड ऑक्यूपेशन। और छठा, लोअर कास्ट्स के लिए सिविल एंड रिलीजियस डिसेबिलिटीज हायरार्की को एनफोर्स करने के लिए। इसे ब्रेक डाउन करते हैं। सेगमेंटल डिवीजन का प्रैक्टिस में क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सोसाइटी एक बड़ी कम्युनिटी नहीं है, बल्कि सेपरेट कम्युनिटीज का कलेक्शन है। हर कास्ट की एक स्ट्रॉन्ग वी फीलिंग होती है। और हायरार्की प्योरिटी पोल्यूशन पर बेस्ड है? एग्जैक्टली। ये एक रिचुअल हायरार्की है। ब्राह्मण्स को सबसे प्योर माना जाता था, इसलिए वे टॉप पर हैं। खाने पर रूल्स क्यों थे? ये तो एक एक्सट्रीम लगता है। फूड पोल्यूशन का एक प्राइमरी व्हीकल था। एक ब्राह्मण लोअर कास्ट के व्यक्ति से कुछ टाइप्स का फूड एक्सेप्ट नहीं कर सकता था, क्योंकि माना जाता था कि इससे वो पोल्यूट हो जाएगा। और कास्ट एंडोगमी और गोट्रा एक्सोगमी में क्या फर्क है? ये एक 2 लेवल रूल है। कास्ट एंडोगमी कहती है अपने बड़े कास्ट ग्रुप के अंदर शादी करो। गोट्रा एक्सोगमी कहती है पर अपने स्पेसिफिक फैमिली लिनिएज या गोट्रा के बाहर शादी करो। ऑक्यूपेशन रूल क्या एब्सोल्यूट था? ट्रेडिशनली ये एक्सट्रीमली रिजिड था। आप अपने ऑक्यूपेशन में पैदा होते थे। ये मॉडर्न टाइम्स में काफी वीकन हुआ है, पर एसोसिएशन अभी भी है। Okay, let's rehearse. Try to list G.S. Ghure's 6 features of the caste system, all linked to the core idea of social distance. In short, the caste system as defined by Ghurye is a rigid hierarchical structure based on birth, designed to enforce social distance through rules governing all aspects of life. ये हमारे अगले टॉपिक के लिए परफेक्ट एंट्री पॉइंट है, वर्ना वर्सेस जाति। The broad micro theme is theory versus reality in caste. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन लगता है। ये क्रूशल है। इसे ऐसे सोचो, वर्ना बुक व्यू है, स्क्रिप्चर से लिया गया थ्योरेटिकल मॉडल। जाति फील्ड व्यू है, ग्राउंड पर कॉम्प्लेक्स रियलिटी। अच्छी एनालॉजी है। वर्ना एक कंप्यूटर पर 4 मेन फोल्डर्स की तरह है, डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स, म्यूजिक, वीडियोस। पर जाति उन फोल्डर्स के अंदर हजारों इंडिविजुअल फाइल्स हैं। आई लव दैट। तो डेली लाइफ में तुम फाइल्स यानी जाति से इंटरैक्ट करते हो, एब्स्ट्रैक्ट फोल्डर्स यानी वर्ना से नहीं। प्रिसाइसली। सिर्फ 4 वर्नास हैं, पर 5000 से ज्यादा जातिस हैं। वाओ। वर्ना एक ऑल इंडिया मॉडल है, पर जाति एक लोकल रीजनल रियलिटी है। वर्ना हायरार्की फिक्स्ड है, ब्राह्मण टॉप पर। जाति हायरार्की बहुत कॉम्प्लेक्स है और डिबेटेबल हो सकती है। तो इनमें से पुराना कौन सा है? वर्ना पुराना कॉन्सेप्ट है, अर्ली वैदिक पीरियड से। जाति बाद में इमर्ज हुई। अच्छा। इंटरेस्टिंगली, वर्ना ओरिजिनली तुम्हारी कैपेसिटी पर बेस्ड था, एक अचीव्ड स्टेटस, पर बाद में ये हेरिडिटरी बन गया, एन अस्क्राइब्ड स्टेटस, जैसे जाति हमेशा से रही है। तो वर्ना स्किल्स से बर्थ पर कैसे शिफ्ट हो गया? सेंचुरीज में सिस्टम ने अपनी फ्लेक्सिबिलिटी खो दी और रिजिड हो गया, स्टेटस हेरिडिटरी हो गया। जाति हायरार्की डिबेटेबल क्यों है? क्योंकि एक पर्टिकुलर विलेज में 2 अलग अलग जातियां दोनों एक दूसरे से हायर स्टेटस क्लेम कर सकती हैं। उनकी एग्जैक्ट रैंकिंग किसी एक बुक में नहीं लिखी है। ये लोकल पावर डायनेमिक्स का मामला है। तो क्या हम कह सकते हैं वर्ना थ्योरी है और जाति प्रैक्टिस है? ये समराइज करने का परफेक्ट तरीका है। वरना आइडियोलॉजिकल ब्लूप्रिंट है, जाति वो है कि बिल्डिंग एक्चुअली ग्राउंड पर कैसे कंस्ट्रक्ट हुई। Okay, practice time. Rehearse explaining this. Varna is the 4-fold book view of caste, while Jati is the complex 1000-fold field view that people actually live. In short, while Varna provides the ideological framework, Jati is the functional, lived reality of the caste system in India. अब एक बहुत influential theory पर आते हैं. Louis Dumont's concept of pure and impure. The broad micro theme is the ideology of hierarchy. हाँ. अपनी बुक होमो हिरार्किकस में ड्यूमॉन्ट ने एक पावरफुल आर्गुमेंट दिया। उन्होंने कहा कि पूरा इंडियन कास्ट सिस्टम एक सिंगल आइडियोलॉजिकल प्रिंसिपल पर बना है,
द ऑपोजिशन बिटवीन द प्योर एंड द इम्प्योर। अच्छा, बाकी सब कुछ, पावर, वेल्थ, जॉब्स, इस कोर रिलीजियस आइडिया के लिए सेकेंडरी है। तो ये अमीर गरीब के कंट्रोल के बारे में नहीं है। डुमोंट ने उस व्यू को आर्ग्यू किया। उनके लिए एक गरीब लेमन का रिचुअल स्टेटस एक अमीर शूद्र से फिर भी ज्यादा था। हायरार्की फंडामेंटली रिचुअल प्योरिटी के बारे में थी, इकोनॉमिक क्लास के बारे में नहीं। पूरा सिस्टम फूड, मैरिज, टच के रूल्स प्योर को इम्प्योर से पोल्यूट होने से बचाने के लिए डिजाइन किया गया था। किसी कास्ट की प्योरिटी कैसे मेजर की जाती है? प्योरिटी के एट्रीब्यूट्स में वेजिटेरियनिज्म, सीक्रेट थ्रेड पहनना और काउ वर्शिप जैसी चीजें शामिल हैं। राइट। इम्प्योरिटी के एट्रीब्यूट्स डेड एनिमल्स को हैंडल करने, बीफ खाने या अल्कोहल कंज्यूम करने जैसी चीजों से एसोसिएटेड हैं। तो डिवीजन ऑफ लेबर भी इसी पर बेस्ड है? एग्जैक्टली। ऑक्यूपेशंस जो पोल्यूटिंग माने जाते थे, जैसे लेदर वर्क या सैनिटेशन, वो सबसे इम्प्योर कास्ट्स को असाइन किए गए थे। क्या ये थ्योरी आज भी रेलेवेंट है? प्योरिटी और पोल्यूशन की लैंग्वेज अब कम एक्सप्लिसिट है, स्पेशली शहरों में। पर अंडरलाइंग आइडियोलॉजी, कल्चरल लॉजिक अभी भी सोशल इंटरेक्शंस को इन्फ्लुएंस करता है। Time to practice. Rehearse saying. Dumont's theory is that the caste system's foundation is the ideological opposition of pure and impure. In short, for Louis Dumont, the entire caste hierarchy is a structural expression of the fundamental religious opposition between purity and pollution. ये fascinating है, पर क्या ये स्ट्रक्चर सिर्फ हिंदुइज्म में एग्जिस्ट करता है? ये हमें अगले टॉपिक पर लाता है, कास्ट आइडियोलॉजी अमंग रिलीजियस माइनॉरिटीज। The broad micro theme is the pervasiveness of caste. राइट। यहाँ ये सच में इंटरेस्टिंग हो जाता है। J.H. हटन ने फेमसली कहा था कि कास्ट इंडियाज एयर में है। अच्छा। और एविडेंस बताता है कि वो सही थे। जब लोग दूसरे रिलीजन्स में कन्वर्ट होते हैं, तब भी कास्ट आइडेंटिटी अक्सर गायब नहीं होती। तो फॉर एग्जांपल इंडियन इस्लाम में जो यूनिवर्सल ब्रदरहुड प्रीच करता है, वहां भी एक हायरार्की एग्जिस्ट करती है। अच्छा। अशरफ हैं जो नोबल डिसेंडेंट्स माने जाते हैं, अजलफ हैं जो आर्टिसन कास्ट से कन्वर्ट्स हैं, और अर्जल हैं जो दलित कन्वर्ट्स हैं। वाओ। अली अनवर की बुक मसावत की जंग हाईलाइट करती है कि दलित मुस्लिम्स को कम्युनिटी के अंदर भी डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ सकता है। और क्रिश्चियनिटी और सिखिज्म में सिमिलर स्टोरी है। दलित क्रिश्चियंस को अक्सर हायर कास्ट क्रिश्चियन से डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। ओह। और सिखिज्म फंडामेंटली कास्ट को रिजेक्ट करता है, पर प्रैक्टिस में लैंड ओनिंग जाट सिख्स, कमर्शियल कास्ट्स और मजहबी सिख्स जैसे दलित ग्रुप्स हैं। सोशल स्ट्रक्चर अक्सर रिलीजियस आइडियोलॉजी से ज्यादा स्ट्रांग प्रूव होता और कन्वर्जन से कास्ट इरेज नहीं होती? है। ऐसा लगता तो नहीं। कल्चरल बैगेज इतना हैवी है कि ये सबकॉन्टिनेंट में दूसरे रिलीजन्स की प्रैक्टिस में भी सीप कर जाता है। ये टर्म क्या है? अशराफाइजेशन। ये इम्तियाज अहमद का टर्म है। ये संस्कृताइजेशन जैसा ही एक प्रोसेस है जहां लोअर कास्ट मुस्लिम्स हायर स्टेटस अशरफ्स के कस्टम्स अडॉप्ट करते हैं अपवर्ड सोशल मोबिलिटी के लिए। Let's practice this. Rehearsing. Caste is in India's air. It is a social reality that transcends religious ideology. In short, despite the egalitarian teachings of other faiths, caste-based hierarchies persist among religious minorities in India, proving its deep social roots. तो ये इतना पावरफुल सिस्टम आया कहाँ से? Let's explore the theories of origin of caste. The broad micro theme is explaining the roots of hierarchy. ये एक बहुत बड़ी डिबेट है। कई थियरीज हैं, पर कोई सिंगल थ्योरी एक्सेप्टेड नहीं है। पहली है ट्रेडिशनल थियरी, पुरुषा सूक्ता हिमसे, जो कहती है कि 4 वर्णास एक डिवाइन बीइंग ब्रह्मा के अलग-अलग पार्ट से आए। A mythological explanation. एग्जैक्टली। कोई पॉलिटिकल थ्योरी है? जो आर्ग्यू करती है कि ब्राह्मण्स ने क्लेवरली सिस्टम को डिजाइन किया ताकि वे टॉप पर रहें। पर इसका क्रिटिसिज्म भी है। हाँ, हटन जैसे स्कॉलर्स का कहना है कि एक नॉन रूलिंग ग्रुप के पास इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम सब पर एनफोर्स करने की पावर नहीं हो सकती थी। फिर पॉपुलर रेशियल थियरी है रिजली और घुरिये की। ये सजेस्ट करती है कि कास्ट फेयर स्किन्ड आर्यंस और डार्कर स्किन्ड इंडिजिनस लोगों के कॉन्फ्लिक्ट से शुरू हुई। पर क्रिटिसिज्म ये है कि कई दूसरी सोसाइटीज में रेशियल मिक्सिंग हुई है बिना कास्ट सिस्टम डेवलप किए। और ऑक्यूपेशनल थ्योरी कि जॉब्स ने कास्ट बनाए। हाँ, ये आइडिया कि जॉब्स की हायरार्की ने लोगों की हायरार्की को जन्म दिया। पर ये बहुत सिंपल है, कास्ट सिर्फ जॉब से कहीं ज्यादा है। फाइनली एवोल्यूशनरी थियरी है जो कहती है कि ये कई फैक्टर्स के साथ एक ग्रेजुअल प्रोसेस था। पर सवाल बना रहता है, सिर्फ इंडिया में ही क्यों? तो वर्डिक्ट क्या है? कौन सी थियरी सही है? मॉडर्न कंसेंसस ये है कि कोई सिंगल ओरिजिन नहीं है। ये मोस्ट लाइकली एक मल्टी कॉजल प्रोसेस था। Okay, let's practice. Try to name 2 theories of the origin of caste and 1 criticism for each. In short, no single theory fully explains the origin of caste. It is likely the product of a complex evolutionary process unique to the subcontinent. अब विलेज के अंदर पावर डायनामिक्स की बात करते हैं। टॉपिक 11 है डोमिनेंट कास्ट। The broad micro theme is power and influence in rural India. M.N. श्रीनिवास का ये ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट है। हाँ, उन्होंने कहा कि एक विलेज में डोमिनेंट कास्ट होने के लिए एक ग्रुप को 3 चीजें चाहिए: एक साइजेबल अमाउंट ऑफ लैंड, स्ट्रेंथ इन नंबर्स और लोकल हायरार्की में एक हाई प्लेस। बाद में उन्होंने मॉडर्न फैक्टर्स भी ऐड किए। बिल्कुल, जैसे ग्रुप के मेंबर्स अच्छी जॉब्स में हों या हाईली एजुकेटेड हों। और इन डोमिनेंट कास्ट का इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है ना? ह्यूज। वो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्राइव कर सकते हैं, जैसे गुजरात में पटीदार्स ने डेयरी फार्मिंग के साथ किया। अच्छा। पर वे डेवलपमेंट को ब्लॉक भी कर सकते हैं अगर वो उन्हें सूट ना करें। वे लोकल पॉलिटिक्स को भी कंट्रोल करते हैं, पावरफुल वोट बैंक्स की तरह। पर इस कॉन्सेप्ट को क्रिटिसाइज भी किया गया था। हाँ, एस.सी. दुबे ने आर्ग्यू किया कि डोमिनेंट कास्ट नहीं होती, सिर्फ डोमिनेंट इंडिविजुअल्स या फैक्शंस होते हैं। और श्रीनिवास का काउंटर? श्रीनिवास ने काउंटर किया कि इन इंडिविजुअल्स को पावर उनकी कास्ट मेंबरशिप से मिलती है। उनकी कम्युनिटी ही उनके डोमिनेंस के लिए नेटवर्क और रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है। तो डोमिनेंट कास्ट हमेशा हाई कास्ट होती है जैसे ब्राह्मण्स? जरूरी नहीं, उन्हें लोकल हायरार्की में एक हाई प्लेस चाहिए।
पर ये रिलेटिव है। ओके। अक्सर ये एक मिडिल रैंकिंग एग्रीकल्चरल कास्ट होती है जिसके पास सबसे ज्यादा लैंड और नंबर्स होते हैं। क्या कोई कास्ट अपनी डोमिनेंस खो सकती है? एब्सोल्युटली, डोमिनेंस स्टैटिक नहीं है। लैंड रिफॉर्म्स या पॉलिटिकल चेंजेस से पावर बैलेंस शिफ्ट हो सकता है। Okay, let's practice. Rehearsing the 3 main criteria for a dominant caste according to Srinivas. In short, the concept of dominant caste explains how certain castes with land, numbers, and status wield disproportionate power in rural India. तो क्या कास्ट एक्चुअली इस सिस्टम में ऊपर या नीचे मूव कर सकती हैं? This brings us to the dynamics of caste mobility. The broad micro theme is change and fluidity in a rigid system. M.N. श्रीनिवास की एक और की इनसाइट. हाँ, उन्होंने कहा कि सिस्टम स्टेशनरी था पर कंप्लीटली फ्रोजन नहीं था। अपवर्ड या डाउनवर्ड मोबिलिटी पॉसिबल थी, पर ये एक कलेक्टिव फिनोमिनन होना था। एक होल कास्ट ग्रुप ओवर जेनरेशंस. एग्जैक्टली, किसी एक इंडिविजुअल के लिए नहीं। कोई कास्ट ऊपर कैसे जाती थी? हिस्टोरिकली वॉरफेयर एक की रूट था। एक वॉरियर ग्रुप पावर सीज करके क्षत्रिय स्टेटस क्लेम कर सकता था, जैसे शिवाजी। बाद में संस्कृताइजेशन, जहां एक लोअर कास्ट एक डोमिनेंट कास्ट के रिचुअल्स अडॉप्ट करती है, कॉमन हो गया। और मॉडर्न पॉलिटिक्स ने भी हेल्प की. हाँ, वेस्टर्नाइजेशन और मॉडर्न पॉलिटिक्स ने पुराने रूल्स को वीकन करके मोबिलिटी के नए रास्ते खोले। और डाउनवर्ड मोबिलिटी? वो भी होती है। डीएन माजुमदार ने डिसंस्कृताइजेशन की बात की। अच्छा. और एक बहुत मॉडर्न पैराडॉक्सिकल ट्रेंड है हायर कास्ट्स का बैकवर्ड स्टेटस डिमांड करना, जैसे पटीदार्स का ओबीसी स्टेटस मांगना रिजर्वेशन बेनिफिट्स के लिए। ये तो स्ट्रैटेजिक मूव है इकोनॉमिक मोबिलिटी के लिए. एग्जैक्टली। ब्रिटिश सेंसस ने कास्ट मोबिलिटी में कैसे हेल्प की? 1891 और 1931 के बीच कई कास्ट ग्रुप्स ने सेंसस को एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूज किया। कैसे? वो एसोसिएशंस बनाते और ब्रिटिश अथॉरिटीज को पिटिशन करते कि उन्हें ऑफिशियली एक हायर वर्ना के अंडर रिकॉर्ड किया जाए। रिजर्वेशन डिमांड करना क्या डाउनवर्ड मोबिलिटी है? ये एक फैसिनेटिंग पैराडॉक्स है। रिचुअली वे नीचे नहीं जा रहे हैं, पर वे ऑफिशियली एक बैकवर्ड लेबल सीख कर रहे हैं अफर्मेटिव एक्शन एक्सेस करने के लिए। Time to practice. Rehearse naming 3 ways that facilitated upward caste mobility. In short, caste mobility, though difficult and collective, has always been possible through channels like warfare, politics, and social processes like sanskritization. ये हमें अल्टीमेट क्वेश्चन पर लाता है. क्या कास्ट सिस्टम मर रहा है? The broad micro theme is the future of an ancient system. Modern forces, globalization, the constitution ने घुरिये के 6 फीचर्स पर डेफिनेटली अटैक किया है। जैसे? फूड और इंटरेक्शन पे रिस्ट्रिक्शंस शहरों में कम हो रहे हैं, फिक्स्ड ऑक्यूपेशंस फेड हो रहे हैं, पर एंडोगमी और सेगमेंटल डिवीजन जैसे कुछ फीचर्स अभी भी बहुत स्ट्रांग है। तो कंक्लूजन क्या है? मिक्स पिक्चर लगता है. एग्जैक्टली। और ये हमें टॉपिक पर सबसे फेमस लाइन पर लाता है, द कास्ट सिस्टम इज डाइंग बट कास्ट इज नॉट। राइट. पुरानी रिचुअल हायरार्की वीकन हो रही है, पर कास्ट आइडेंटिटी को डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स ने एक नई लाइफ दी है। पॉलिटिक्स ने कास्ट को नई लाइफ कैसे दी? रिजर्वेशंस और वोट बैंक पॉलिटिक्स जैसी चीजों से। कास्ट एक वर्टिकल सोशल लैडर से एक हॉरिजॉन्टल पॉलिटिकल आइडेंटिटी में ट्रांसफॉर्म हो गई है। ये मोबिलाइजेशन का एक टूल बन गया है. बिल्कुल, रिसोर्सेज क्लेम करने के लिए, पॉलिटिकल बार्गेनिंग के लिए। कास्टाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स और पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट में क्या डिफरेंस है? कास्टाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है जब पॉलिटिकल पार्टीज वोट्स के लिए कास्ट का यूज करती हैं। ओके. कांचीराम ने बीएसपी बनाई तो शहर में कास्ट प्योरिटी से कम और नेटवर्क से ज्यादा रिलेटेड है. प्रिसाइजली। अर्बन एरियाज में ये सोशल कैपिटल का एक सोर्स है, जॉब्स, हाउसिंग या मैरिज पार्टनर्स ढूंढने के लिए। टाइम फॉर अ प्रैक्टिस क्यू. रिहर्स सेइंग the caste system is dying but caste is not. In short, while the rigid structural features of the caste system are weakening, caste identity is being reinforced and transformed by modern democratic politics. तो इस सिस्टम के फ्यूचर पर थियरीज क्या हैं? Let's check out the prevalent hypotheses. The broad micro theme is visions for a post-caste society. Okay. 3 मेन कैंप्स हैं। पहला, महात्मा गांधी का व्यू कि मॉडर्न जाति सिस्टम एक करप्टेड वर्जन है और हमें आइडियल वर्ना सिस्टम पर लौटना चाहिए। Functional division of labor without hierarchy. हाँ, पर क्रिटिक्स कहते हैं ये रोमांटिक और इम्प्रैक्टिकल आइडिया है। दूसरा व्यू क्या है? दूसरा, जीएस खुरिये और बीआर अंबेडकर का कि कास्ट फंडामेंटली ईविल है और इसे कंप्लीटली अबॉलिश कर देना चाहिए। अंबेडकर तो और आगे गए। हाँ, उन्होंने आर्ग्यू किया कि तुम कास्ट को अबॉलिश नहीं कर सकते बिना हिंदू रिलीजन को अबॉलिश किए, जो इसे सैंक्शन देता है। एंड द थर्ड? तीसरा एक मिडिल पाथ है कि सिस्टम को कंटिन्यू करना चाहिए पर रिफॉर्म के साथ। आइडिया है कि सिमिलर सबकास्ट्स को मर्ज करके लार्जर ग्रुप्स बनाए जाएं। इससे बाउंड्रीज डिसॉल्व होंगे। हाँ, पर रिस्क ये है कि इससे बस लार्जर, मोर पावरफुल कास्ट पेट्रियाटिज्म्स बन सकते हैं। तो मोस्ट लाइकली फ्यूचर क्या है? गिवन व्हाट वी जस्ट डिस्कस्ड, ज्यादातर स्कॉलर्स जैसे श्रीनिवास कंक्लूड करते हैं कि ये फोर्सिएबल फ्यूचर के लिए यही है, पर अपने ट्रांसफॉर्म्ड पॉलिटिकल फॉर्म में। Okay, let's rehearse. Rehearse naming the 3 hypotheses on the future of caste. In short, the future of caste is highly debated, with proposals ranging from reviving the Varna system to complete abolition. But its political entrenchment suggests it will persist in a transformed state. चलो, इस पुराने सिस्टम के इकोनॉमिक इंजन को देखते हैं।
द जजमानी सिस्टम। द ब्रॉड माइक्रो थीम इज ट्रेडिशनल इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस। राइट। विलियम वाइजर ने ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। ये विलेजेस में लैंड ओनिंग हायर कास्ट्स यानी जजमान और आर्टिसन या सर्विस कास्ट्स यानी कमिन के बीच एक्सचेंज का एक ट्रेडिशनल सिस्टम है। गुड्स एंड सर्विसेज फॉर फूड एंड गिफ्ट्स। हाँ, एक हेरिडिटरी रिलेशनशिप पर बेस्ड। पर इस पे दो कंप्लीटली ऑपोजिट व्यूज हैं, है ना? क्या ये प्रोटेक्टिव था या एक्सप्लॉइटेटिव? एग्जैक्टली। एक व्यू बेडलमन जैसे स्कॉलर्स का है कि ये डीपली एक्सप्लॉइटेटिव था। कैसे? पावर इनबैलेंस बहुत ज्यादा था, कमिन्स अंडरपेड थे और हेरिडिटरी बॉन्ड सर्वटर्म का एक फॉर्म था। और दूसरा व्यू? दूसरा व्यू कोलिंडा जैसे स्कॉलर्स का है कि ये इगैलिटेरियन और फंक्शनल था। ये प्री मॉडर्न इकोनॉमी में सबको इकोनॉमिक सिक्योरिटी देता था, एक सोशल सेफ्टी नेट। तो कौन सा व्यू ज्यादा एक्यूरेट है? रियलिटी शायद बीच में कहीं थी। ये इंटरडिपेंडेंस का सिस्टम था जो सिक्योरिटी देता था पर डीप इनइक्वालिटी पर बना था और एक्सप्लॉइटेशन का पोटेंशियल रखता था। और ये डिक्लाइन क्यों हुआ? 3 मेन रीजंस। मोनेटाइजेशन, लोग अब कैश वेजेस प्रेफर करते हैं। दूसरा? अ शिफ्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर, शहरों में नई जॉब्स और टेक्नोलॉजी, मशीन्स कई ट्रेडिशनल आर्टिजन कास्ट की सर्विसेज को रिप्लेस कर रही हैं। Time to practice. Rehearse explaining the difference between the exploitative and egalitarian views of the Jajmani system. In short, the Jajmani system was a traditional mode of economic and social exchange that provided security, but is also criticized for being an exploitative system built on caste inequality. अब इन social structures के boundaries को explore करते हैं। हमारा अगला topic है the tribe caste continuum. The broad micro theme is the fluidity of social boundaries. F.G. Bailey से। हाँ, कोर आइडिया ये है कि ट्राइब और कास्ट दो सेपरेट रिजिड बॉक्सेस नहीं हैं। वे एक सिंगल कंटिन्यूम के दो एंड्स हैं। अच्छा। एक ट्राइब ज्यादा एगैलिटेरियन और सेल्फ कंटेन्ड होती है, एक कास्ट हायरार्कल होती है और दूसरी कास्ट के साथ इंटरडिपेंडेंस से डिफाइंड होती है। तो एक ट्राइब टाइम के साथ कास्ट बन सकती है? यस, एन के बोस ने इस हिस्टोरिकल प्रोसेस को हिंदू मेथड ऑफ ट्राइबल अब्जॉर्प्शन कहा। ओके। जब एक ट्राइब कास्ट सोसाइटी के कांटेक्ट में आती है तो वो धीरे धीरे हिंदू कस्टम्स अडॉप्ट करती है और कास्ट सिस्टम में अब्जॉर्ब हो जाती है, यूजुअली एक लोअर लेवल पर। ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये दिखाता है कि इंडियन सोसाइटी डायनामिक है, स्टैटिक नहीं। ये ट्राइबल और नॉन ट्राइबल ग्रुप्स के बीच इंटरेक्शन की लॉन्ग हिस्ट्री को समझने में हमारी हेल्प करता है। और पॉलिसी के लिए भी यूजफुल है। एग्जैक्टली। तो ट्राइब और कास्ट के बीच की लाइन ब्लरी है? बिल्कुल, ये एक वॉल नहीं है बल्कि एक पोरस शिफ्टिंग बाउंड्री है। Okay, let's practice. Rehearse saying, tribe and caste are not separate categories, but two ends of a continuum. In short, the tribe-caste continuum is a framework showing the fluid relationship between tribal and caste societies, highlighting a historical process of assimilation. Tribe caste से हम एक similar idea पर चलते हैं, एक different axis पर, the folk-urban continuum. The broad micro-theme is cultural change across geographies. ये आर रेडफील्ड से आया है। हाँ, मेक्सिको में उनकी स्टडी से उन्होंने आर्ग्यू किया कि फोक ट्रेडिशनल रूरल और अर्बन मॉडर्न सिटी कम्युनिटीज ऑपोजिट्स नहीं है बल्कि एक सिंगल पोल के दो एंड्स हैं। और हर कम्युनिटी इस कंटिन्यूम पर कहीं ना कहीं लाई करती है। एग्जैक्टली। दो एंड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फोक एंड स्मॉल आइसोलेटेड होमोजीनियस सोसाइटी से कैरेक्टराइज्ड है, अर्बन एंड लार्ज डेंस हेट्रोजीनियस इम्पर्सनल रिलेशनशिप्स के साथ। पर इस आइडिया को क्रिटिसाइज भी किया गया था, है ना? हाँ, हेवीली। ऑस्कर लुइस ने रेडफील्ड के सेम विलेज को रीस्टडी किया और पाया कि वो हार्मोनियस सिंपल प्लेस नहीं था। उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट और इंडिविजुअलिज्म पाया। करेक्ट। उन्होंने आर्ग्यू किया कि मॉडल बहुत सिंपलिस्टिक था और रूरल लाइफ को रोमांटिसाइज करता था। तो क्या मॉडल इंडिया के लिए स्टिल यूजफुल है? पर उस कॉशन के साथ। ये अर्बनाइजेशन को एक ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ कल्चरल ब्लेंडिंग की तरह समझने के लिए एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है। Okay, practice time. Rehearse saying, the folk-urban continuum shows that rural and urban societies are not opposites, but exist on a spectrum of cultural change. In short, Redfield's folk-urban continuum is a model for understanding cultural change as a gradual shift from traditional small-scale societies to modern large-scale ones. Finally, देखते हैं कि religion खुद कैसे organized है। हमारा last topic है the sacred complex. The broad micro-theme is the anthropology of religion. LP विद्यार्थी की गया की स्टडी से। हाँ, उन्होंने कहा कि किसी भी मेजर पिलग्रिमेज साइट को 3 इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स के सिस्टम के रूप में समझा जा सकता है। Okay, वो 3 कंपोनेंट्स क्या हैं? पहला है सेक्रेड ज्योग्राफी, फिजिकल स्पेस, सेक्रेड सिटी, क्षेत्र से लेकर वर्शिप की सबसे छोटी यूनिट, द सेक्रेड सेंटर, जैसे एक स्पेसिफिक आइडल। दूसरा? एक्टिविटीज जैसे पूजा या प्रेयर्स। और तीसरा है सेक्रेड स्पेशलिस्ट्स, प्रीस्ट्स और दूसरे फंक्शनरीज जो रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं। Geography, परफॉर्मेंस एंड स्पेशलिस्ट, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ये एक रिलीजियस सेंटर को एक नेटवर्क की तरह स्टडी करने का फ्रेमवर्क देता है जो लोकल लिटिल ट्रेडिशंस को पैन हिंदू ग्रेट ट्रेडिशंस से कनेक्ट करता है। जहां ये 2 लेवल्स ऑफ रिलीजन मिलते हैं और इंटरैक्ट करते हैं। एग्जैक्टली। क्या ये मॉडल दूसरी पिलग्रिमेज साइट्स के लिए यूज किया जा सकता है? एब्सोल्युटली। ये एक पायनियरिंग मॉडल था जिसे इंडिया भर में कई सेक्रेड कॉम्प्लेक्सेस पर अप्लाई किया गया है। Let's practice. Rehearse saying the 3 components of the sacred complex: sacred geography, sacred performance, and sacred specialists. In short, the sacred complex is a model that analyzes a religious center as an interconnected system of places, performances, and people, linking local and national traditions. वाओ, क्या जर्नी थी! हमने बेसिकली ट्रेडिशनल इंडिया के पूरे फिलोसॉफिकल और सोशल स्ट्रक्चर को मैप कर लिया है। Exactly. चलो एक क्विक रीकैप करते हैं। Our broad micro theme was understanding the Indian social system. हाँ, हमने लाइफ की फाउंडेशनल फिलॉसफी से स्टार्ट किया,
पुरुषार्था द 4 गोल्स और वर्णाश्रमा द 4 स्टेजेस याद रखना। ओके फिर हमने ड्यूटी और कॉन्सिक्वेंस के कॉन्सेप्ट्स देखे, ऋणा, सोशल डेथ्स और कर्मा, कॉज एंड इफेक्ट। राइट फिर हम सोसाइटी के स्ट्रक्चर में डाइव किए, द जॉइंट फैमिली और कॉम्प्लेक्स कास्ट सिस्टम, इसके फीचर्स, ओरिजिन थ्योरीज और क्रूशल वर्ना वर्सेस जाति डिफरेंस। हमने डुमॉन्स थ्योरी जैसे डिफरेंट लेंसेज से कास्ट को एग्जामिन किया और कास्ट मोबिलिटी और जजमानी सिस्टम जैसे कॉन्सेप्ट से उसकी डायनामिक्स को। फाइनली हमने देखा कि ये स्ट्रक्चर स्टैटिक नहीं है, ट्राइब, कास्ट, कंटिन्यूम और सेक्रेड कॉम्प्लेक्स जैसे कॉन्सेप्ट्स यूज करके। दैट्स अ ब्रिलियंट समरी। अभी सबको याद रखने के लिए कुछ क्विक कंटेंट प्रोब्स हो जाए। जरूर। थोड़ा सोच लो और जवाब दो। फर्स्ट, धर्मा, अर्था और कामा की रिलेशनशिप को वीडियो गेम एनालॉजी यूज करके किसी दोस्त को कैसे समझाओगे? बैलेंस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? सेकंड, क्विक गाइड। क्या तुम 4 आश्रमस को 4 पुरुषार्था से मैप कर सकते हो? कौन सा किसके साथ लिंक होता है? थर्ड, जीएस घुरिये के 6 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कास्ट सिस्टम के लिए एक मेमोराइजेशन ट्वीक सजेस्ट करो। कोर आइडिया से शुरू करो। सोशल डिस्टेंस। फोर्थ, फील्ड व्यू, जाति, बुक व्यू, वर्णा से कैसे डिफरेंट है? कंप्यूटर फोल्डर एनोलॉजी यूज करो। फिफ्थ, लुई ड्यूमॉन्ट की थ्योरी का मेन आर्गुमेंट सिर्फ 2 शब्दों में कैसे रिकॉल करोगे? एंड सिक्स्थ, जजमानी सिस्टम के एक्सप्लॉइटेटिव और इगैलिटेरियन व्यूज में की डिफरेंस क्या है? और ये रहा एक सिंपल चैलेंज दोस्त। कास्ट के ओरिजिन की एक थ्योरी चुनो, जैसे रेशियल या ट्रेडिशनल थ्योरी, और उसे उसकी मेन क्रिटिसिज्म के साथ सिर्फ 60 सेकंड्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश करो, एकदम क्लियर एंड कॉन्फिडेंट। एंड अ फाइनल थॉट टू मुल ओवर। हमने देखा कि कास्ट ने पॉलिटिक्स को कैसे अडेप्ट किया और खुद को ट्रांसफॉर्म किया। तुम्हें क्या लगता है कि ये अभी सोशल मीडिया, ऑनलाइन आइडेंटिटीज और ग्लोबल टेक कंपनीज के डिजिटल एज में कैसे अडेप्ट और ट्रांसफॉर्म हो रही है? नाउ गो अहेड, ट्राई नरेटिंग दिस होल स्ट्रक्चर इन योर ओन वॉइस, थोड़ा कॉन्फिडेंट टोन में, समझे? You've got this.